तो हाँ जी, मेरे प्यारे स्टूडेंट कैसे हो आप सभी लोग। तो स्वागत है आप लोगों का फिर से आपकी अपने इस सबसे प्यारे और पसंदीदार और विश्वसनीय प्लेटफॉर्म जेके तिवारी की एक बहुत ही बेहतरीन और अब तक की सबसे बड़ी क्लास में। सो आप लोग भाई देख ही सकते हो कि मैंने क्यों बोला है ये कि अब तक की सबसे बड़ी क्लास है, क्योंकि आज मैं आप लोगों को आपके मैथ्स का पूरा मॉडल पेपर, वो भी क्या एक एक क्वेश्चनों के साथ पूरा का पूरा सोल्यूशन करवाने वाला हूं। और जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि जब हम सोल्यूशन करवाते तो भाई अब आप समझ सकते हो हर एक कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करते हैं तो क्लास आपकी बड़ी होने वाली है। सो भाई प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि आज ये क्लास ना एक ऐतिहासिक क्लास बनने वाली है, एक धमाकेदार क्लास बनने वाली है। तो प्लीज आप सभी लोग जी जान से इसे शेयर कर दो ताकि सभी वो स्टूडेंट्स स्टडी कर सकें जो अपना बोर्ड एग्जाम 2025 में देने वाले हैं। और आप सभी लोग भाई लाइक कर दो, है ना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि ऐसी ही बहुत सारी बेहतरीन क्लासें इस चैनल पर होती रहती है आप लोगों को बढ़िया बोर्ड एग्जाम में मार्क्स दिलाने के लिए। और भाई हम तो इस क्लास के लिए बहुत एक्साइटेड थे। आप कैसे थे और आपको ये क्लास और ये सरप्राइज कैसे लगा है आप लोगों को कमेंट करके जरूर से जरूर बताना है। और ये भी बताना कि आखिर इस क्लास से आपने कितना अधिक कॉन्सेप्ट सीखा और कितने आपको क्वेश्चन आ रहे थे। सो भाई ज्यादा टाइम नहीं बर्बाद करेंगे, क्योंकि क्लास पूरा का पूरा सोल्यूशन मॉडल पेपर करवाएंगे, सो लंबी होने वाली है। सो आप लोग ये भी जान लो कि किसी को छोड़कर क्लास को नहीं जाना है। आया समझ में? क्योंकि स्टार्टिंग तो सब कोई करता है और सफलता उसे ही मिलती है जो अंत तक वर्क करता है। सो अगर बेहतरीन मार्क्स तुम्हें लाना अपने बोर्ड एग्जाम में तो आप ये समझ लो कि हम लोगों को जाना नहीं है और आप अपने सबर की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि कुछ समय पश्चात हम लोग क्या सवालों के समुद्र में गोता लगाने वाले हैं। सो आप लोग भाई कहीं जाओगे नहीं, है ना। और एक एक क्वेश्चन का सोल्यूशन आप लोगों को बताने वाला हूं, है ना। आपने सिलेबस अपना पढ़ रखा है तब भी अच्छी बात है, नहीं पढ़ रखा है तब भी अच्छी बात है, अभी भी आपके पास समय है। हम आपकी गारंटी लेते हैं बेहतरीन मार्क्स दिलाने का बोर्ड एग्जाम में, अगर आप हमसे जुड़ते हो तो। सो इस सेशन को भाई अंत तक देखिएगा अगर बेहतरीन मार्क्स आपको लाना है ना। और एक बात ये समझो, सोल्यूशन तो जो मैं बताऊंगा वो तो बताऊंगा ही, प्लस मैं आपको अपने बोर्ड एग्जाम में लिखना कैसे कॉपी पर ये भी बताऊंगा। सो आप समझ सकते हो क्लास कितनी इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाली है। आया समझ में? सो भाई एक आप लोगों के लिए मोटिवेशनल बोलकर थॉट और इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। आया समझ में? आया समझ में? तो फिर अर्ज किया है कि कुछ भी इंसान की सोच से बड़ा नहीं, क्या कि कुछ भी इंसान की सोच से बड़ा नहीं, और हारा वही जो लड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। यानी कि आप भी अपना बेहतरीन मार्क्स अपने बोर्ड एग्जाम में ला सकते हो। ये नहीं कि जो अपना अच्छा खासा रैंक बनाते हैं वो कहीं अलग से आते, नहीं, वो भी आप जैसे एक प्यारे से स्टूडेंट है, लेकिन वो क्या करते हैं, वो लड़ते हैं। आया समझ में? हारता वही है जो लड़ता नहीं है। तो अभी भी आपके पास टाइम है और आप लड़ना स्टार्ट कीजिए। हम गारंटी लेते हैं कि अगर आप हमारे साथ जुड़ते हो, हमारे से स्टडी करते हो, तो हमारी सारी सारी जिम्मेदारी आपका बेहतरीन मार्क्स बनाने की। आया समझ में? तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं इस क्लास को, इस ऐतिहासिक क्लास को और धमाकेदार क्लास को, और लगाते हैं क्या सवालों के समुद्र में गोता। आया समझ में? सो जाना नहीं किसी को भाई, हम फिर से बता रहे हैं ना। सो चलो स्टार्ट किया जा रहा है ना। तो आप ये समझिए पहला नंबर तुम्हें हम कुछ बेसिक बता दे रहे हैं इस मॉडल पेपर से, है ना। क्या कि आपका क्या है, मॉडल पेपर है मैथ का, और सभी लोगों को पता है कि आपका जो बोर्ड एग्जाम होता है वो लिखित वाला वो कितने का होता है, वो 70 मार्क्स का होता है। कितने मार्क्स का होता है? 70 मार्क्स का होता है, जिसमें से 20 मार्क्स यानी एमसीक्यू क्वेश्चनों को आपको क्या करना है, ओएमआर पर फिल करना है। आया समझ में? और टोटल टाइम की बात किया जाए कितना रहता है, 3 घंटा 15 मिनट रहता है ना। और आप ये समझो कि हम भी इस मॉडल पेपर को पूरा कोशिश करेंगे आप लोगों को एक्सप्लेन करके जल्दी से जल्दी खत्म करने की, है ना। सो आपको भाई छोड़ के इस क्लास को नहीं जाना है। और आप समझो कि पहला नंबर तो हम क्या करेंगे, एक एक मार्क्स के क्या करेंगे, 20 क्वेश्चनों को करने वाले हैं ना, जो कि आपके क्या है, एमसीक्यूज है ना, जो कि क्या है, आपके एमसीक्यूज हैं। और यहां से आपको कितना मिलने वाला है, तो 20 मार्क्स मिलेगा। ओके, आया समझ में? उसके बाद में हम लोग क्या दो दो मार्क्स के क्या 6 क्वेश्चनों को करने वाले हैं, है ना, जो कि क्या आपके थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। और यहां से हमें कितना मिलेगा, तो यहां से हमको क्या मिलने वाला, 12 मार्क्स मिलने वाला। ओके, आया समझ में? उसके बाद में हम लोग क्या 4 मार्क्स के 5 क्वेश्चनों को करने वाले हैं, ये भी हमारा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, और यहां से हमको क्या मिलेगा, 20 मार्क्स यहां पर से भी मिलने वाला। ओके, आया समझ में? इसके बाद में हम लोग 3 क्वेश्चनों को क्या 3 क्वेश्चनों को, है ना, 6 मार्क्स के 3 क्वेश्चनों को करेंगे, 6 मार्क्स के 3 क्वेश्चनों को मिले करेंगे, और यहां से हमें क्या मिलेगा, 18 मार्क्स मिलने वाला है। और टोटल जोड़ेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 70 मार्क्स हो जाएगा। समझ में? सो इस समय इस तरह से आपका क्या होता है, मॉडल पेपर बनाया गया है, और ऐसा ही आपका बोर्ड एग्जाम में पेपर आता भी है ना। और फिर से बता दे रहा हूं कि अगर आप इस पेपर को पूरा देख लेते हो ना, तो आपका आप ये समझ लो कि 80 से 90% पूरा का पूरा पेपर क्लियर हो जाने वाला है। बताओ आया समझ में? इतना सब कुछ समझ में आ गया ना। ओके, सो अब हम लोग क्या करते हैं, बगैर टाइम बर्बाद के आपकी इस क्लास को स्टार्ट करते हैं, है ना, और आपके पेपर का सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ओके, सो आप समझिए क्या है, पहला क्वेश्चन हमारा क्या बताया है कि बिंदु 6 का 7 हमें दिया गया है ना, और इसकी क्या बताना, हमें एक्स अक्ष से दूरी बताना। क्या बताना, एक्स अक्ष से दूरी बताना। तो आप भाई इसका कॉन्सेप्ट समझो। मान चलो हमने क्या लिया, हमने लिया एक ये निर्देश तल, क्या ले लिया, निर्देश तल हमने ले लिया, है ना। क्या ले लिया, इस निर्देश तल। ये जो पड़ी हुई रेखा होती है यानी क्षैतिज वाली, इसे को क्या बोला जाता है, एक्स एक्सिस, है ना। और ये क्या होता है, ये जो जहां पर दोनों रेखाएं काटती हैं, क्षैतिज वाली और ऊर्ध्वाधर वाली, इसे क्या बोलते हैं, मूल बिंदु बोलते हैं, है ना। तो मूल बिंदु से जो ये एक्सिस, एक्स एक्सिस हमारी क्या होती है, दाहिने साइड होती है, इसे बोला जाता है एक्स, और इसे बोला जाता है एक्स डैश। क्यों? क्योंकि यहां से इधर के मान सारे क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, और इधर वाले सारे होते हैं नेगेटिव। और ये ऊर्ध्वाधर वाली को क्या बोलते हैं हम, तो इसे बोलते हैं हम क्या, हमें बोलते हैं इसे वाई एक्सिस। और यहां से मूल बिंदु से ऊपर की दूरी हमारी पॉजिटिव होती है, इसलिए वाई बोला जाता है इसे, और इसे बोला जाता है नीचे क्या, वाई डैश, क्योंकि यहां से यहां तक की सारी सारी नीचे क्या वैल्यू होती है, हमारी नेगेटिव होती है। ओके, इन्होंने क्या बताया है कि हमको बताया है क्या कि इस बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी, है ना। तो आप मान चलो, समझो, इमेजिन करो ये यहां पर हमारा कोई बिंदु है, और इसका जो निर्देशांक है वो क्या है, a, b है। आया समझ में? यहां पर हमारा क्या कोई बिंदु
कोई बिंदु है और इसका जो निर्देशांक है वो क्या है, a, b है। तो a यहाँ पर क्या है, तो a हमारी है क्या, a हमारी क्या है, वो एक्स अक्ष में चली गई दूरी है ना, एक्स अक्ष में चली गई दूरी है ना। तो एक्स अक्ष में चली गई दूरी तो कैसे हम चलेंगे, तो हम ऐसे चलने वाले हैं, है ना। एक्स अक्ष में चली गई दूरी तो ऐसे चलने वाले, उसके बाद में बी क्या है, तो बी हमारी क्या है, वाई अक्ष में चली गई दूरी। बताओ आया समझ में। सो ये वाला हमारा क्या हो जाएगा, ए, और ये वाला हमारा हो जाएगा क्या, बी हो जाएगा। आया समझ में। अब आप समझो, अब इसका कॉन्सेप्ट समझो, क्यों हमने इसलिए बताया आपको। अगर आपसे क्या बताया जाता है, अगर आपसे बताया जाए कि भाई आप इस बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी बताओ, है ना, एक्स अक्ष से, तो ये है आपका एक्स अक्ष और इससे दूरी क्या हो जाएगी, यही वाली बी वाली तो होगी, बी वाली तो होगी। और अगर मान लो इसी पॉइंट की हम कह दें कि वाई अक्ष से दूरी बताओ, तो वाई अक्ष से दूरी क्या होगी, यही वाली तो होगी ना जाकर। आया समझ में। तो आप ये समझो कि अगर आपसे किसी भी बिंदु के निर्देशांक दे दिए गए हैं और आपसे पूछा जाए एक्स अक्ष की दूरी, समझो एक्स अक्ष से दूरी पूछा जाए, तो आप क्या करोगे, आप वाई वाला मान बताओगे, यानी पीछे वाला मान बताओगे। और अगर बोल दिया जाए क्या वाई अक्ष से दूरी, तो क्या करोगे, आप आगे वाला मान बताओगे। और इसको क्या बोलते हैं, इसको हम हिंदी में बोलते हैं क्या, कोटि, और इसको क्या बोलते हैं, भुज बोलते हैं। आया समझ में, क्या बोलते हैं, भुज बोलते हैं। इतना आया समझ में। यानी कि अगर आपको कोई बिंदु का निर्देशांक दे दिया जाए और एक्स अक्ष से दूरी पूछे, तो आप क्या करोगे, कोटि वाला मान बताओगे, अर्थात वाई वाला मान बताओगे। और अगर क्या बोला जाए वाई अक्ष से दूरी पूछ लिया जाए, तो आप क्या करोगे, भुज वाला मान बताओगे, एक्स वाला मान बताओगे। अब यहां समझो, तो यहां पर इन्होंने क्या बताया, एक्स अक्ष से पूछा है ना, एक्स अक्ष से दूरी, एक्स अक्ष से दूरी यानी बी वाला मान अर्थात कोट, यानी क्या हो जाएगा हमारा, सेवन हो जाने वाला। क्या हो जाने वाला है, सेवन हो जाने वाला। बताओ आया समझ में। क्या हो जाएगा हमारा, क्या मान हमारा हो जाएगा, यानी सेवन हमारा हो जाएगा, अर्थात जो ऑप्शन नंबर क्या है, सी है, वो हो जाने वाला। बताओ आया समझ में, आया समझ में। ये इसका कॉन्सेप्ट है ना। जहां पर हमसे सोल्यूशन वाला कॉन्सेप्ट हो सकेगा, वहां हम आपको सोल्यूशन वाला कॉन्सेप्ट बताएंगे, और जहां पर शॉर्ट कॉन्सेप्ट हो सकेगा, वहां पर शॉर्ट कॉन्सेप्ट बताएंगे, ताकि आप कम से कम समय में बेहतरीन तरीके से अपना पूरा पूरा पेपर सॉल्व कर सको। आया समझ में। ऐसे ही कॉन्सेप्ट वाइज पूरी पूरी क्लास होने वाली है। सो भाई फिर से बोल रहे हैं, प्लीज शेयर कर दो इस सेशन को और बुला लो अपने सभी अन्य फ्रेंड्स को। आया समझ में, आया समझ में। ओके ठीक है। इसके बाद में सेकंड वाला क्वेश्चन हमें क्या दिया गया, ये आप समझो। सेकंड वाला क्वेश्चन इन्होंने क्या दिया है कि वह सबसे बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जिससे 546 व 764 को विभाजित करने पर शेषफल क्या हो, क्रमशः 6 व 8 प्राप्त हो। एक बात आप ये समझो, ऐसे इसे कैसे सॉल्व करेंगे। अगर आपसे क्या करें, बड़ी से बड़ी संख्या की बात की जाए और विभाजित करना आ जाए, अगर आपको दो संख्या दी जाए और बोले सबसे बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो और विभाजित करना है, तब आप समझ लो कि इसको बोलते हैं क्या, एचसीएफ। क्या बोलते हैं, एचसीएफ। अर्थात हमें क्या करना है कि इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करना है। मगर मगर क्या होता है, जब एचसीएफ निकालेंगे ना, तो इसमें क्या होगा, 6 शेषफल बच जाएगा और इसमें 8 शेषफल बच जाएगा। यानी क्या है, इसमें क्या 6 ज्यादा है और इसमें क्या है 8 ज्यादा है। अर्थात हम इसमें 546 में से क्या करें, 6 कम कर दें और 764 में से 8 कम कर दें, और उसके बाद में इन दोनों का एचसीएफ जो निकलेगा वही हमारी संख्या बनने वाली है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इन दोनों को क्या करेगी, विभाजित करेगी। तो हमारा 546 में 6 बचेगा और 764 में हमारा क्या बचेगा, 8 बचने वाला है। आया समझ में कॉन्सेप्ट, आया समझ में कॉन्सेप्ट। तो समझो क्या होगा, है ना। क्या करेंगे, अब मान चलो क्या है, हमें क्या दे दिया गया, 546 दे दिया गया भाई। 6 शेषफल बचता है, इसलिए 6 क्या करो आप माइनस कर दो, क्या हो जाएगा हमारा 540 हो जाएगा। ओके इतना आया समझ में। उसके बाद इन्होंने क्या कहा है, 764 हमें दे दिया गया है और 8 शेषफल है, यानी 8 आप माइनस कर दो, क्या हो जाएगा हमारा, क्या यहां पर आ जाएगा, तो हमारा यहां से आ जाएगा क्या, 756, है ना। 8 6 14, ओके ठीक है, 756। अब आप समझो, इन्हीं दोनों का क्या करो, एचसीएफ ज्ञात करो, है ना। क्या एचसीएफ ज्ञात कर लो, क्यों, क्योंकि बड़ी से बड़ी संख्या बोली और विभाजित का बात करना है, तब एचसीएफ बड़ी से बड़ी संख्या ही होती है जाकर, है ना। तो यही हम ज्ञात कर लेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा, है ना। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका गुणनखंड करना पड़ेगा। तो आप गुणनखंड कर दो, कर दो आप गुणनखंड भाई। 540 का आप गुणनखंड करो, क्या हो जाएगा हमारा, 2 दूना 4, 2 सत्ते 14, 2 जीरो 0, ओके। और उसके बाद में क्या आ जाएगा, 277 आएगा, तो 2 एकम 2 और 2 तिहैया 6, है ना, और 2 पंचे 10, ओके ठीक है। अभी ये 3 से कटने वाला है ना, तो क्या हो जाएगा हमारा, 3 चौक क्या हो जाएगा, 3 चौक 12, है ना, और 3 पचे 15, ओके ठीक है। और उसके बाद में ये किससे कटने वाला है, किससे कटने वाला है, तो अभी भी ये 3 से कटेगा, है ना। तो क्या होगा, 3 एक कम 3 और 3 पचे 15, अभी भी ये 3 से कटेगा, 3 पचे 15 और फिर 5 एक कम 5 ही हो जाएगा इसका गुणनखंड, ओके। उसके बाद में क्या करो आप, 756 का निकालो भाई। तो 756 का क्या हो जाएगा, 2 से कटेगा, तो 2 तिहैया 6 और 2 पचे 15 और 2 अट्ठे 16, ओके ठीक है। और उसके बाद में 2 एक कम 2, है ना, 2 पचे 15, 2 एक कम 2, 2 पचे 15 और 2 चौक 2 पचे 15, 2 चौक 8, ओके ठीक है। अब ये किससे कटेगा, अब ये किससे कटने वाला है, तो अभी भी मतलब 2 ही से कटेगा, तो 2 सत्ते 14, है ना। क्या होगा, 2 सत्ते 14, क्या हो, कुछ हमने रॉन्ग किया क्या, फिर से देख लेते हैं। तो क्या हो जाएगा हमारा, 2 तिहैया 6, एक बचेगा, 2 पचे 15, है ना, 2 पचे 15 और फिर 2 तिहैया 6, ओके 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 ओके। यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा 3 आएगा, है ना। फिर से देख लिया जाए, हमने कुछ रॉन्ग किया है, क्या किया है, क्या किया क्या किया भाई। 2 तिहैया 6, एक बचा जाकर, है ना, 15 हो जाएगा, और 2 सत्ते भाई क्या होगा, 2 सत्ते 14 और 2 अट्ठे 16, ओके, है ना, यही तो आएगा। 2 तिहैया 6, 2 तिहैया 6, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, ओके ठीक है। उसके बाद में 2 एक कम 2, 2 एक कम 2 और उसके बाद में 2 अट्ठे 16, है ना, 2 एक कम 2, 2 अट्ठे 16 और 2 नवा 18, है ना, यही तो होगा जाकर 2 नवा 18, ओके ठीक है। अभी किससे कटेगा, तो ये कटने वाला हमारा 3 से कटने वाला, किससे कटेगा, 3 से कटेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ 9 दूनी 18, हाँ ठीक है। तो 3 छंग 18 और 3 त्रिका 9, अब सही है। और फिर क्या होगा, 3 दूनी 6 और 3 एक कम
3, फिर 3 से कटेगा, 3 सत्ते 21 और फिर क्या होगा 7 एक कम 7। ओके, आया समझ में? ये हो गया इसका गुणनखंड और ये हो गया इसका गुणनखंड। आप समझो एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ हमारा कॉमन वाली संख्या होती है ना, तो हम देखेंगे भाई इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है ना? उसके बाद में ये 3 है, ये 3 है, ये हो जाएगा 3, ये 3 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, है ना? ऐसा समझ में? 3 बार 3 और 2 बार 2 और 7 और 5 क्या है एक्स्ट्रा है, तो इसे हम क्या करेंगे छोड़ देंगे। और अब समझो क्या होगा, इनका मतलब निकालो तो क्या बनेगा 2 दूना 4, 4 और 4 यानी 12, 12 यानी 36 और 36 क्या हो जाएगा 108। यानी एचसीएफ हमारा कितना आ जाने वाला है? तो एचसीएफ क्या आ जाएगा इसका? एचसीएफ कितना हो जाने वाला है हमारा? 108 हो जाएगा। अर्थात 108 ही वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो हमारा 546 और 764 को क्या करेगी? विभाजित करेगी। तो क्या होगा? 546 में 6 बचेगा शेषफल और 764 में 8 बचने वाला शेषफल। अर्थात हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी राइट हो जाने वाला 108। बताओ आया समझ में? आया समझ में? ये है कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन का। आया समझ में? सो इसका क्या करो, जल्दी जल्दी आप स्क्रीनशॉट भाई लेते रहो, हम हट जाएंगे, स्क्रीनशॉट ले लो और उसके बाद में क्या किया जाए, थर्ड वाले पर चला जाए, है ना? क्योंकि एक बात ये समझो कि हम जैसे हटेंगे तैसे आप भाई स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि बार बार हम नहीं बोल सकते, है ना? क्योंकि अगर बोलेंगे तो फिर टाइम ही बर्बाद आपका होगा। उसके बाद में हमारा पहला हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड वाले की बात करो। थर्ड वाला क्या कहा? एक द्विघात बहुपद के मूलों का योगफल व गुणनफल क्रमशः 5 और 17 है, तो बहुपद बताना है ना। तो समझो क्या होता है, अगर मान के चलो तुम्हें क्या है, गुणनफल और योगफल पता हो, क्या है गुणनफल और योगफल पता हो, तो गुणनफल इन्होंने कितना दे रखा है? सबसे पहले योगफल की बात करें, है ना? एक बात और समझो, क्रमशः का मतलब क्या होता है? क्रम से, यानी जो शब्द पहले आएगा वो पहले होगा जाकर, अर्थात योगफल पहले आया यानी 5 हमारा योगफल है, गुणनफल बाद में आया है यानी हमारा 17 क्या हो जाएगा? गुणनफल हो जाएगा। समझ में? गुणनफल का मतलब सबसे पहले योगफल का मतलब समझो तो क्या होता है? योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा, है ना? क्या दिया गया? 5 दिया गया और गुणनफल यानी अल्फा डॉट बीटा बराबर कितना दे रखा है? तो वो दे रखा है हमें 17। अब आप समझो, अगर आपको क्या दिया गया है? गुणनफल और योगफल दिया गया और तब आपको बहुपद निकालना, तो बहुपद का क्या होता है? सूत्र, है ना? क्या द्विघात बहुपद का क्या होता है? सूत्र होता है द्विघात, है ना? क्या द्विघात बहुपद का सूत्र होता है? क्या होता है? एक्स स्क्वायर माइनस में क्या हो जाएगा हमारा? अल्फा प्लस बीटा इंटू में क्या हो जाएगा? एक्स और क्या हो जाएगा हमारा? प्लस का क्या हो जाएगा? अल्फा डॉट बीटा। बताओ आया समझ में? ओके, आप समझो यहां से क्या बन जाएगा? एक्स स्क्वायर और माइनस तो क्या रखोगे यहां पर? अल्फा प्लस बीटा यानी 5 क्या आ जाएगा? 5x और प्लस में अल्फा डॉट बीटा यानी 17। अर्थात हमारा द्विघात बहुपद क्या बनने वाला है? एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस में 17, है ना? प्लस में क्या बन जाएगा? 17। अर्थात ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा? सी राइट हो जाने वाला। बताओ आया समझ में? आया समझ में ना? स्क्रीनशॉट इसका लो और उसके बाद में सेकंड वाला देखो, है ना? फोर्थ हमारा क्या है? क्या इन्होंने बताया है भाई? फोर्थ वाला देखो क्या दिया गया? साइन स्क्वायर 60 अंश, है ना? क्या साइन स्क्वायर 60 अंश और माइनस में क्या? साइन स्क्वायर 30 अंश, है ना? साइन स्क्वायर क्या? 30 अंश का मान क्या होगा? तब आप समझो जो हमारा 60 का मान होता है वो क्या होता है? अंडर रूट 3/2 का क्या करना है? होल स्क्वायर करना है, क्योंकि स्क्वायर दिया गया, ठीक है? माइनस करो साइन स्क्वायर 30 अंश यानी क्या हो जाएगा? 1/2 का क्या? होल स्क्वायर। ओके, ये भी ठीक है। अब आप समझो रूट क्या करेगा? स्क्वायर को खा, मतलब स्क्वायर क्या करेगा? रूट को खा जाएगा। अर्थात यहाँ से क्या आने वाला है हमारा? 3 आएगा, अपान में क्या आएगा? 4 माइनस क्या आ जाएगा? 1/4, जिसे आप ऐसा लिख सकते हो 3 माइनस 1/4। तब यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा? क्या आ जाएगा हमारा? क्या आएगा? 2/4 और 2 एकम 2 और 2 दूना 4 यानी आंसर क्या बनने वाला है हमारा? 1/2। क्या बनने वाला है? 1/2 यानी ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? ए राइट हो जाएगा। बताओ आया समझ में? आया समझ में ना? इसका तुरंत स्क्रीनशॉट लो और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चला जाए। आया समझ में? उसके बाद में पांचवा क्वेश्चन हमारा बता रहे हैं कि किसी दिन 2 किलो सेब और 3 किलो अंगूर का मूल्य क्या है? 160 रुपए था। इस स्थिति को बीजगणितीय रूप में परिवर्तित करना है। बीजगणितीय रूप होगा जहां 1 केजी सेब का मूल्य x रुपए व 1 केजी अंगूर का मूल्य y रुपए। आप ये समझो, ये क्या कह रहे हैं कि ये जो हमने बताया कि भाई एक दिन की बात है, उस दिन क्या था? 2 किलो जो सेब था और 3 किलो जो अंगूर था, उनके मूल्य का जो योग था वो क्या था? 160 था। और इसी बात को हमें क्या करना है? समीकरण बनाना है। बीजगणितीय रूप का मतलब क्या होता है? समीकरण बनाना है। और उसके बाद में इन्होंने क्या एक बात और बोल दी है कि भाई अगर हम 1 किलो क्या करें? 1 किलो सेब का मूल्य मान लेते हैं x और क्या करते हैं? 1 किलो अंगूर का जो मूल्य मान लेते हैं वो क्या हो जाता है हमारा? क्या हो जाता है? y हो जाता है। ऐसा समझो, तब आप समझ लो। अगर जैसे मैं आपको कहूं कि अगर आपको क्या करना है? 1 किलो का मतलब दाम पता है, मान चलो एक टॉफी क्या है आपकी? 2 रुपए की, तो 10 टॉफी क्या हो जाएगी? कितनी हो जाएगी? 10 दूना मतलब एक टॉफी क्या है हमारी? 1 रुपए की है, तो 10 टॉफी क्या हो जाएगी? 10 रुपए की। कैसे आपने निकाला? मल्टीप्लाई किया है ना? वैसे ही आप समझो, वही कॉन्सेप्ट यहां पर लगेगा। जब 1 किलो x का है तो 2 किलो क्या हो जाएगा? 2x का हो जाएगा। और 1 किलो y का है तो 3 किलो हमारा क्या हो जाएगा? 3y का हो जाएगा। और दोनों के जोड़ने के बाद क्या आता है? 160 आता है ना? अर्थात दोनों को क्या करो आप? जोड़ दो। यानी सिंपल सी बात है, क्या हो जाएगा हमारा? सिंपल सी बात है, क्या हो जाएगा? 1 का x दे रखा है तो 2x का क्या हो जाएगा? मतलब 1 का x दे रखा है तो 2 का क्या हो जाएगा? 2x हो जाएगा। सिंपल सी बात है ना? मल्टीप्लाई करने पर मिल जाएगा। वैसे 1 का y है तो क्या होगा हमारा? कि 3 का क्या हो जाएगा? 3y हो जाएगा। उसके बाद में दोनों का बताया, इसलिए योग कर दो, बराबर हो जाएगा 160 के, है ना? किसके हो जाएगा? 160 के। और बस यही हमारा क्या हो जाएगा? बीजगणितीय रूप हो जाएगा। एकदम सिंपल सा है, मक्खन सा क्वेश्चन। मगर ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन क्या होता है कि आपके लॉन्ग वाले क्वेश्चन में क्या हमारा 6 मार्क्स में भी पूछ लिया जाता है, तब वहां पर हम क्या करते हैं? इस x और y का मान सॉल्व करके निकालते हैं। तो ये क्वेश्चन हमारा बोला जाए तो भाई इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है ना। तो कौन सा हमारा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो बी है ना, वो क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। यानी 2x + 3y = 16, मतलब 160। ओके, आया समझ में? उसके बाद में सेकंड वाला क्या बताया इन्होंने कि भाई क्या हमारा कि यदि द्विघात समीकरण है ना, क्या 3x² - 6x + k = 0 के मूल क्या है हमारे? समान है, तो k का मान बताओ। ओके, अब एक बात ये समझो कि अगर 0 के मूल समान है, समझो आपको पता है कि अगर जो समीकरण है, समीकरण का मूल अगर समान होता है तो उसका जो मतलब विविधकर होता है वो क्या होता है?
हमारा शून्य आता है। विभेदक का मतलब डी का मान आया समझ में। तो एक बात ये समझो, अगर समीकरण के मूल समान है तो डी का मान क्या होगा, जो होगा हमारा 0 होने वाला है। एकदम सिंपल सी बात है। तो डी का क्या होता है, डी का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, है ना, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac जो होगा ये क्या होगा, 0 के बराबर होगा। अब आप समझो, अगर आप इस द्विघात समीकरण की तुलना इसके जर्नल समीकरण से करोगे, यानी क्या, यानी किससे करोगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी इक्वल टू 0 से करोगे, तो आप देखो यहाँ पर ए बराबर क्या आपको मिल जाएगा, ए बराबर आपको क्या मिल जाएगा, 3 मिल जाने वाला है। ओके, उसके बाद में बी बराबर क्या मिल जाएगा, बी बराबर हमें क्या मिल जाएगा, माइनस का 6 मिल जाएगा। ओके ठीक है, उसके बाद में सी बराबर क्या मिल जाएगा हमें, तो सी बराबर हमें क्या मिल जाएगा, के मिल जाएगा। अब इन तीनों का मान रख दिया, इसमें क्या करो, निकाल लो। तो बी बराबर क्या है, माइनस का 6, तो माइनस 6 क्या हो जाएगा स्क्वायर, माइनस में क्या हो जाएगा 4, है ना। ए का मान क्या है हमारा 3 है, सी का मान क्या है हमारा के है। अब आप सॉल्व कर लो तो क्या हो जाएगा हमारा 6 छंग 36, 6 छंग क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा, है ना। और 36 को क्या करो आप, मतलब चलो ठीक इधर ही ले लो, 6 छंग 36 हो जाएगा। उसके बाद में समझो माइनस से क्या हो जाएगा 4 तिहाई 12 के, ओके बराबर क्या हो जाएगा 0। अब आप क्या करो, इसे दूसरी साइड भेजोगे तो क्या आ जाएगा हमारा 12 के बराबर क्या 36, सो क्या हो जाएगा 12 कम 12 और 12 तिहाई 36, यानी के का मान क्या आ जाएगा हमारा 3 आ जाने वाला। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है ना, क्या है सिंपल सा क्वेश्चन। केवल ये ध्यान रखना है कि अगर मूल समान है तो विभेदक का मान क्या होगा हमारा शून्य होने वाला, शून्य के बराबर होगा, अर्थात ऑप्शन नंबर जो हमारा क्या है ए है वो राइट हो जाएगा। क्या होगा हमारा 3 होगा। बताओ, समझ में लो इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से। उसके बाद में तुम अपना नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, क्या इन्होंने बताया है कि संख्याओं 108 और 120 का क्या मासा, मासक मतलब महत्तम समापवर्तक अर्थात हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या एचसीएफ ज्ञात करना है ना। एचसीएफ कैसे ज्ञात करते हैं, सबसे पहले क्या करेंगे हम 108 का भाई क्या करेंगे गुणनखंड निकालेंगे, कर लो। क्या हो जाएगा 2 पंचे 10, 2 चौक 8, ओके, और 2 दूना 4, 2 सत्ते 14, 3 नवा 27 और 3 त्रिका 9 और 3 काम 3, ओके, ये क्या हो गया इसका अभाज्य गुणनखंड हो गया। ओके ठीक है, उसके बाद में क्या करो 120 से निकाल लो, है ना। 120 से निकालो, क्या हो जाएगा 2 छंग 12 60 और 2 तिहैया 6 30 और 15 दूना 30, है ना। क्या हो जाएगा हमारा 2 से कटेगा, है ना, क्या आ जाएगा 15 दूना 30। अब क्या कटेगा 5 से कटेगा तो क्या मतलब 3 से कटेगा, है ना, 3 से कटेगा तो क्या हो जाएगा 3 पचे 15, 5 आएगा यहाँ पर और फिर क्या आएगा हमारा 5 एकम 5, ओके आया समझ में। एकदम सिंपल सा बात है। अब क्या करो एचसीएफ निकालना तो कॉमन वाला ले लो आप, है ना। तो समझो 2 यहाँ पर है 2 यहाँ पर है, ओके ठीक है, 2 यहाँ पर है और यहाँ पर भी 2 है ना। मगर उसके बाद में क्या है हमारा यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 2 है ना। आया समझ में। इसमें हमारा क्या है 2 3 ज्यादा है और इसमें 2 और 5 ज्यादा है ना, अर्थात केवल 2 2 और 3 कॉमन आया। तो आप क्या करो इनका मल्टीप्लाई कर लो, क्या हो जाएगा 2 दूना 4 4 तिहाई 12, यानी जो एचसीएफ आने वाला क्या एचसीएफ वो क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा हमारा 12 आ जाएगा, किसका 108 और 120 का। यानी अगर ऑप्शन नंबर हम बात करें किसका ए का, तो वो क्या हो जाने वाला है राइट हो जाने वाला है। और ऐसे भी आप समझ सकते हो एचसीएफ का मतलब क्या होता है, एचसीएफ का मतलब वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई संख्याओं को क्या करे काट दे। तो आप समझो 12 एक ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या जो 108 को भी काट देगा और 120 भी काट देगा। क्यों, क्योंकि क्या होता है 12 नवैया 108 और 12 धम्मा क्या होता है 120 होता है। मगर जो एलसीएम होता है ना, तो एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई संख्याओं से विभाजित हो जाए। समझ में। एलसीएम की बात करेंगे तो वो दी हुई संख्याओं से विभाजित होगा छोटी से छोटी संख्या, और अगर एचसीएफ की बात करेंगे तो वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई संख्याओं को विभाजित करे, है ना। एचसीएफ में दी हुई संख्या विभाजित करती है, मगर एलसीएम में क्या होता है जो संख्याएं रहती हैं वो विभाजित करती हैं। आया समझ में ना। ओके, स्क्रीनशॉट लो। ऐसे ही हम लोग बहुत मजेदार से पूरा का पूरा क्या करेंगे इस सेशन को पढ़ने वाले। सो भाई प्लीज जाइएगा मत, अगर अपना बेहतरीन मार्क्स चाहते हो तो। और उसके बाद देखो 8वां है ना, 5वां हो गया, 6वां हो गया, 7वां हो गया, 8वां देखो क्या बताया है, निम्नलिखित रैखिक समीकरण द्वारा निरूपित रेखा युग्म होगा, कैसा होगा ऐसे हमें बताना है। तो आप समझो सबसे पहले क्या होता है कि अगर हम क्या करते हैं रैखिक युग्म का अगर निरूपण वगैरह देखते हैं तो उसमें क्या होता है, अगर हमारा a1 अपान जो a2 होता है ना, वो अगर क्या होता है b1 अपान b2 नॉट इक्वल टू होता है, तो ऐसी संख्या क्या बोलते हैं, मतलब ऐसी रेखा को हम क्या बोलते हैं, तो ऐसी रेखाओं को बोलते हैं क्या प्रतिच्छेदी रेखा, क्या प्रतिच्छेदी रेखा। ओके, क्या बोलते हैं प्रतिच्छेदी रेखा बोलते हैं। मगर अगर हमारा a1 अपान a2 इक्वल टू क्या हो b1 अपान b2 बट नॉट इक्वल टू क्या हो c1 अपान c2 हो, तो इसे क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं क्या समांतर रेखा बोलते हैं। आया समझ में। मगर अगर मान चलो a1 और अपान में क्या हो a2 हो जाए इक्वल टू क्या हो हमारा b1 अपान b2 हो जाए और इक्वल टू क्या हो c1 अपान c2 हो जाए, तो इसको क्या बोलते हैं, तो इसको बोला जाता है क्या समपाती, है ना, क्या समपाती रेखा। आया समझ में, ये होता है। अब आप समझो क्या करना है, हम तुलना कर लेते हैं। अच्छा ओ सॉरी, अच्छा ओके ठीक है। यहाँ पर इन्होंने ये किया है ठीक है। अच्छा हमको क्वेश्चन याद है, क्या किया है कि इन्होंने भाई समीकरण नहीं दिया है ना, क्या होगा समीकरण नहीं दिया गया है। ओके, तो आप समझो क्या होगा कि इस क्वेश्चन का क्या, इस 8वें क्वेश्चन का आप समीकरण क्या करोगे, इधर लिखोगे। एक बार देख लेते हैं क्या है समीकरण हमारा भाई, समीकरण हमारा क्या है देख लेते हैं। तो इन्होंने क्या देखा 9x प्लस में 3y और प्लस में क्या 12 क्या दिया गया, पहला हमारा क्या दिया गया 9x प्लस में क्या 3y और प्लस में क्या दिया गया 12 इक्वल टू 0 दे रखा है। और उसके बाद में क्या देखा रखा है हमें, क्या दे रखा है 18 और प्लस में क्या 6y और प्लस में क्या हमें 24 और बराबर 0, है ना, बराबर 0। और एक बात बता देते हैं भाई कि आप समझ सकते हो कि मतलब है घड़ी पर तो आर बगल से कुछ शोर वगैरह हो सकता है, तो प्लीज अगर मान चलो आपको कुछ शोर वगैरह महसूस होता है तो प्लीज आप डिस्टर्ब मत होइएगा, केवल आपका फोकस अपनी स्टडी पर होना चाहिए बस। आया समझ में। तो आप आर बगल की बिल्कुल भी आवाज को नहीं सुनोगे, केवल अपना फोकस अपनी स्टडी पर करना बस, है ना। यही समीकरण है ना, फिर से देखने एक बार। ओके ठीक है, यही समीकरण है ना। तब आप समझो अब क्या करते हैं कि हमारा a1 हो जाएगा, है ना, ये क्या हो जाएगा हमारा a1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा हमारा b1 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा हमारा c1 हो जाएगा। वैसे अगर बात करें तो ये a2 और ये क्या हो जाएगा हमारा v2 और ये क्या हो जाएगा हमारा c2
C2 हो जाने वाला है। क्यों? क्योंकि इसके जब हम जर्नल समीकरण से इसकी तुलना करेंगे ना तो हमें मान मिल जाएगा। ओके, आया समझ में? अब आप समझो, पहले तो नंबर क्या करेंगे हम A1/A2 को चेक करेंगे और B1/B2 चेक करेंगे। तो 9 में क्या आ जाएगा हमारा 18 है ना, A1/A2 यानी 9/18 इक्वल टू क्या हो जाएगा B1/B2 यानी क्या हो जाएगा 3/6। इसे आप काटो तो क्या आ जाएगा 1/2 मिलेगा, यानी इन दोनों को ये दोनों बराबर हो गए तो आप क्या करो C1/C2 भी चेक कर लो। तो क्या हो जाएगा 12 में क्या हो जाएगा हमारा 24 हो जाएगा। तो 12 कम 12 12 दूना क्या हो जाएगा 24 यानी क्या मिल रहा है 1/2 इक्वल टू 1/2 यानी क्या है ये हमारा तीनों का तीनों क्या है इक्वल है। A1/E2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2 तीनों इक्वल है। तो अभी हमने बताया जब इक्वल होता है तो क्या बनता है हमारा समपाती। क्या बनता है? समपाती रेखा का युग्म क्या होता है बनता है जाकर। यानी अगर बात किया जाए तो आपका जो ऑप्शन नंबर क्या है सी है वो क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। बताओ आए समझ में? कैसे आप चेक करोगे? तो पहला नंबर तो क्या करोगे जो रेखा आपको समीकरण दिया गया उस समीकरण क्या करोगे उसके जर्नल समीकरण से क्या करोगे तुलना करने के बाद उसमें A1 A2 B1 B2 C1 C2 का क्या करोगे मान निकालोगे। उसके बाद में क्या करोगे रेशियो में रखकर उसकी तुलना कर दोगे। पहला नंबर तो A1/A2 इक्वल टू B1/B2 चेक करना है। अगर वो दोनों बराबर नहीं आते तो प्रतिच्छेदी बनेगा और अगर वो दोनों बराबर आ जाते हैं तो आप क्या करोगे C1 और C2 को भी चेक करोगे। अगर नहीं है C1 C2 बराबर तो क्या होगा समांतर बनेगा और अगर है बराबर तो क्या हो जाएगा समपाती बन जाएगा। आया समझ में? ले लो स्क्रीनशॉट इसका। उसके बाद में क्या करें 9वें वाले देखो है ना। 9वें वाला क्वेश्चन देखो भाई क्या है हमारा 9वां क्वेश्चन 8वां हो गया 9वां देखो क्या बताया है 10 क्या है 10 30 अंश है। ओके, और उसके बाद में क्या है कॉसेक। कॉसेक क्या है हमारा 60 अंश है ना। और प्लस में क्या दिया गया है तो 10 60 दिया गया क्या 10 60 अंश दिया गया है और फिर क्या दिया गया सेक का 30 अंश दिया गया। ओके, सेक का क्या दिया गया 30 अंश दिया गया। ओके ठीक है, अब आप समझो कि इन जैसे क्वेश्चनों को भाई आपको करने के लिए आपको क्या करना पड़ना चाहिए त्रिकोणमिति टेबल वाले मान याद होने चाहिए ना। तो आप समझो क्या करेंगे अगर हम बात करें क्या बात करें अगर हम इसकी 10 30 की तो ये क्या होता है हमारा √3 होता है ना। 10 30 की बात करें तो क्या होता है हमारा √3 होता है। इतना ही तो होता है ना जाकर। ओके ठीक है, और उसके बाद में इसकी बात करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा ओके ठीक है क्या होता है 30 का मान होता है क्या 1/√3 होता है। और उसके बाद में अगर यहाँ पर बात करें तो क्या हो जाएगा ये है क्या cosec 60 और cosec जो होता है वो साइन का क्या होता है उल्टा होता है। तो अगर आपको sin 60 का मान पता है तो आप इसका मान निकाल सकते हो। sin 60 क्या होता है √3/2 क्या होता है √3/2 है ना। तो इसका क्या हो जाएगा 2/√3 क्या बन जाएगा 2/√3 उसी को क्या करो पलट दो। ओके, उसके बाद में अगर इसके 60 की बात करें तो क्या होता है हमारा √3 होता है 30 का होता है 1/√3 और 60 का होता है क्या √3। ओके, उसके बाद में आप समझो sec 60 का मतलब sec 30 का तो sec 30 का कौन सा है sec 30 का कौन होगा जो हमारा क्या होगा sin 30 का है ना। और sin 30 का कौन होगा जो सॉरी sec 30 की बात की गई है तो sec 30 वही होगा जो cos 30 का होगा और cos 30 वही होता है जो क्या होता है sin 60 का होता है। अर्थात sin 60 का क्या होता है हमारा sin 60 का क्या होता है हमारा पलट दो यानी क्या आ जाएगा यहाँ पर 2/√3 हो जाएगा क्योंकि cos का उल्टा हमारा होता है sec ना। cos का उल्टा हमारा होता है sec जो आपका क्या मतलब जो आपका होगा क्या जाकर cos 30 का उसी को उल्टा कर दो तो आपको क्या मिल जाएगा sec 30 मिल जाएगा। आया समझ में? आया समझ में? तो क्या यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा 2/√3 से √3 क्या हो जाएगा कट जाएगा और यहाँ से क्या आ जाएगा 2 में क्या आएगा 3 और प्लस में क्या बचेगा हमारा 2 तो क्या होगा एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा हमारा 2 1 कम 2 और 3 दूनी 6 में क्या आ जाएगा हमारा 3 तो 6 2 8/3 यानी आंसर क्या बन जाएगा हमारा 8/3 ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी राइट हो जाने वाला। बताओ आया समझ में? लो तुरंत इसका स्क्रीनशॉट भाई आप। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 10 हमारा है कि क्या बोल रहे हैं कि निम्नलिखित में से किस समीकरण का मूल 2 है। तब आप ये समझिए समीकरण का मूल से मतलब है उसके हल से और अगर उसके हल को हम क्या करें उसी में रख दें तब क्या होगा कि वो 0 हो जाएगा। आया समझ में? समझो क्या बता रहे हैं कि निम्नलिखित में से किस समीकरण का क्या मूल का एक मूल क्या होगा यहाँ पर क्या होगा एक आएगा है ना क्या एक मूल 2 है क्योंकि क्या होते हैं 2 मूल होते हैं ना। तो इस मतलब 2 मूलों में से एक मूल हमारा 2 है और किस समीकरण का ये हमें बताना है। तो आप सिंपल सी बात ये समझो कि समीकरण के मूल का मतलब उसके क्या है हल से है। तो अगर हम क्या करेंगे उसके हल को उसी समीकरण में रख देंगे तो क्या होगा 0 के इक्वल हो जाने वाला है। तो सिंपल सी बात ये है कि क्या करेंगे हम 2 का मान उठाकर 2 का मतलब x का मान उठाकर क्या करेंगे पूरे समीकरण में रखेंगे x के स्थान पर 2 को जो 0 के बराबर हो जाएगा उसी को क्या बोलेंगे कि इसी का ये क्या है हल है इसी का क्या मूल है। आया समझ में? तो चलो रखा जाए रख दो। तो अगर हम पहले में रखें समझो पहले में रखें तो क्या होगा x का स्क्वायर यानी 2 दूना 4 है ना। क्या ले लें x स्क्वायर क्या दिया गया x स्क्वायर माइनस 4x और प्लस का 5 दिया गया है ना। ए वाला ऑप्शन है दिया गया इसमें अगर रखेंगे तो समझो क्या होगा बराबर 0 है। इसमें अगर कोई क्या हो जाएगा 2 दूना 4 और मतलब 4 दूना क्या बन जाएगा 8 और प्लस से क्या होगा 5 नॉट इक्वल टू 0 आ गया। क्यों? क्योंकि 5 4 9 और माइनस का 1 हमारा बच जाएगा है ना। इसका मतलब ये नहीं हो सकता। उसके बाद में सेकंड क्या दिया गया हमारा x स्क्वायर और फिर प्लस से क्या दिया गया है 3x और फिर माइनस से क्या दिया गया 12 इक्वल टू 0। यहाँ पर रखो x का मान तो क्या हो जाएगा 2 दूना 4 और प्लस में क्या हो जाएगा 3 दूनी 6 और माइनस से क्या हो जाएगा हमारा 12 बराबर नॉट इक्वल टू 0 आएगा। क्यों? क्योंकि समझो 6 4 10 10 में से क्या करेंगे लेस करेंगे 12 माइनस से 2 बच जाएगा। उसके बाद में 3 वाला क्या दिया गया हमें 3 वाला दिया गया क्या 2x माइनस में क्या 7x और प्लस में क्या दिया गया 6 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। यहाँ पर रखोगे तो समझो क्या होगा 2 दूना 4 दूना 8 और माइनस से 7 दूनी 14 प्लस से क्या हो जाएगा 6 बराबर 0 आएगा। क्यों? क्योंकि इसको आप जोड़ोगे तब 0 मिलने वाला है ना। 8 से 14 ये कट जाएगा आएगा क्या हमारा 0 बराबर 0। ओके ओके, अब चलो उसको भी चेक कर लेते हैं। वैसे आंसर यही होगा है ना क्योंकि 0 आ ही गया लेकिन उसको भी चेक करें तो क्या दिया गया हमारा 3x स्क्वायर माइनस से क्या 6x और माइनस से 2 बराबर क्या दिया गया 0 है ना। चेक कर लो तो क्या हो जाएगा 3 दूनी समझो 2 दूना 4 4 क्या 12 माइनस से क्या हो जाएगा 12 और उसके बाद यहाँ समझो क्या हो जाएगा 3 दूनी
6 है ना, यहाँ से आएगा 2 दूना 4 3 12 और यहाँ से आएगा 6 दूनी 12 माइनस 2 और नॉट इक्वल टू 0 क्योंकि ये कट जाएगा मगर माइनस से 2 रह जाएगा। अर्थात अब समझो केवल ये वाला समीकरण हमारा राइट है, क्यों? क्योंकि इसमें x का मान रखने से क्या आया है, 0 हो गया है और जो मूल होता है अगर उसको आप समीकरण में रखोगे तो 0 के बराबर हो जाएगा। अर्थात ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, सी राइट हो जाने वाला है। इस 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 का एक मूल हमारा 2 होने वाला है। बताओ इतना आया समझ में ना? इसका स्क्रीनशॉट ले लो इसका स्क्रीनशॉट और उसके बाद में देखो नेक्स्ट वाला है ना, 11 नंबर क्या दिया गया हमें, 10 हो गया। 11 वाला देखो क्या दिया गया कि यदि बिंदुओं 4, P और क्या 1, 0 के बीच की दूरी क्या है हमारी 5 है, तब हमें बताना P का मान क्या होगा। ओके ठीक है, समझो ये क्या दिया गया इन्होंने, पहला पॉइंट हमें दे दिया गया, पहला बिंदु क्या दे दिया गया हमें, क्या दे दिया 4, P। ओके ठीक है, और उसके बाद में दूसरा क्या दे दिया गया है, दूसरा इन्होंने दे दिया है हमारा, क्या दिया गया है, कहां गया भाई 1, 0 है ना, और ये दूरी इन्होंने बता दी कितनी है, 5 है, 5 इकाई है ना, क्योंकि मात्रक तो होता ही जाकर है ना, क्या है 5 इकाई है। ओके 5 इकाई है। अब हमें क्या करना है, इसमें P का मान बताना है। समझो ये क्या होता है x1 और ये क्या होता है y1 होता है, ये क्या होता है x2 होता है, ये क्या होता है हमारा y2 होता है। आया समझ में? अब आप लोगों को पता है कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, d इक्वल टू अंडर रूट क्या x2 माइनस क्या x1 का होल स्क्वायर और प्लस में क्या y2 माइनस y1 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा, है ना। मान रख दो, सॉल्व कर लो, क्या हो जाएगा d इक्वल टू, अब d का मान इन्होंने दूरी कितना दे रखा है, 5 दे रखा है ना, चलो हम 5 उस साइड रख देंगे, इधर कर लेंगे, है ना। तो क्या हो जाएगा x2 बराबर क्या है 1 माइनस x1 यानी कि 4 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस में क्या होगा y2 मतलब क्या 0 और y1 यानी कि p का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर आ जाएगा, है ना, क्या होगा होल स्क्वायर आ जाने वाला। ओके आया समझ में? अब बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर 5 आ जाएगा। ओके ये आया समझ में? अब आप समझो क्या होगा हमारा यहाँ से, क्या होगा एक में से 4 जाएगा तो क्या आएगा माइनस का 3 आएगा का होल स्क्वायर, और उसके बाद में क्या होगा 0 में से पे जाएगा तो क्या होगा हमारा प्लस का p मिलेगा, है ना, क्या होगा प्लस का p का होल स्क्वायर मिलने वाला। अब एक बात, एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर ध्यान रखो, यहाँ पर तुम्हें समझना है। जैसे आप समझो कि मान चलो हमने क्या ले लिया p स्क्वायर बराबर मान चलो 5 ले लिया, तो अगर हम p बराबर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा अंडर रूट 5 हो जाएगा, क्या हो जाएगा अंडर रूट 5 हो जाएगा। ऐसे ही अगर मान चलो हमारे पास क्या है अंडर रूट 5 है और इस अंडर रूट 5 को हम 5 लिखना चाहते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये फिर से स्क्वायर बन जाने वाला है। आया समझ में? समझो क्या बताना चाह रहे हैं, अगर आप स्क्वायर हटाओगे, समझो अगर आप स्क्वायर हटाओगे तो दूसरी साइड क्या आएगा रूट आएगा, और अगर आप रूट हटाओगे तो दूसरी साइड क्या आएगा स्क्वायर आएगा। आया समझ में? तो वैसे ही समझो अगर हम इस रूट को क्या करें, इस रूट को अगर हम हटा देंगे तो इस साइड क्या आ जाएगा स्क्वायर आ जाएगा। अर्थात क्या करेंगे इस रूट को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा 5 का क्या बन जाने वाला है स्क्वायर बन जाने वाला है। ओके आया समझ में? अब आप समझो क्या होगा -3 का स्क्वायर क्या बनेगा 9 बनेगा, तो यहाँ पर क्या आएगा p स्क्वायर इक्वल टू 5 बचे क्या बनेगा हमारा 25 बनेगा, और ये क्या हो जाएगा 3 त्रिका 9, ये दूसरी साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। सिंपल सी बात है ना। और उसके बाद में क्या हो जाएगा 25 में से 9 जाएगा तो क्या आएगा हमारा 16 आने वाला, यानी p बराबर क्या आ जाएगा हमारा अंडर रूट 16, है ना। और उसके बाद में क्या होगा p का मान हमारा क्या बन जाएगा प्लस माइनस में क्या आएगा हमारा 4 आने वाला है, क्या प्लस माइनस 4। बताओ आया समझ में? ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब कौन सा है, तो कौन सा हमारा बी वाला क्या है राइट है। बताओ आया समझ में? ऐसे ही आप सॉल्व करोगे। केवल ये आपको एक बात ध्यान रखना है कि अगर आप स्क्वायर हटाओगे तो दूसरे पक्ष में क्या आएगा रूट आने वाला है, और अगर आप रूट हटाओगे दूसरे पक्ष में क्या आने वाला स्क्वायर आने वाला। केवल यही यहाँ पर हमारा क्या है ज्यादातर कॉन्सेप्ट है और कुछ भी नहीं। आया समझ में? ले लो इसका स्क्रीनशॉट, तुरंत लो स्क्रीनशॉट। और उसके बाद में क्या है नेक्स्ट वाला, देखो कौन सा है हमारा भाई नेक्स्ट वाला, तो नेक्स्ट वाला हमारा क्या है 12वां है ना, क्या है 12वां है। 12वें वाले में क्या बताया कि द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 में क्या संभव नहीं है, मतलब क्या नहीं हो सकता, है ना। अगर ये समीकरण दिया गया तो ये क्या नहीं हो सकता, तो आप समझो आपको क्या बताया गया है। आपने जब द्विघात समीकरण वाला मतलब पढ़ा होगा चैप्टर, चौथा चैप्टर ना, जब पढ़ा होगा तो उसमें क्या बताया जाता है, जो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 है, ये क्या है, ये हमारा द्विघात समीकरण का क्या है एक जर्नल फॉर्मेट है। अर्थात जर्नल फॉर्मेट का मतलब क्या हुआ, a b c के स्थान पर आप कोई भी संख्या रखो तो तुमको द्विघात समीकरण मिलने वाला है। द्विघात समीकरण क्यों मिलने वाला है, क्योंकि इस समीकरण की जो अधिकतम घात है वो क्या है 2 है ना। तब इन्होंने बताया कि क्या भाई संभव नहीं है, तो आप समझो अगर इसका मतलब क्या हुआ a ग्रेटर देन 0 मतलब a का मान 0 से बड़ा, हाँ 0 से बड़ा हम रख सकते हैं, 0 से बड़ा मतलब धनात्मक संख्या, कोई भी धनात्मक संख्या रखो भाई, ये तो बता ही रहे हैं हमें द्विघात समीकरण मिल जाएगा। उसके बाद में a का मान लेस देन 0 यानी 0 से कम रखो, तब भी भाई हमें क्या मिलेगा एक द्विघात समीकरण ही मिलने वाला है। मगर अगर आपने क्या किया a का मान 0 रख दिया, समझो अगर a का मान 0 रखोगे तो क्या होगा a स्क्वायर का a से मल्टीप्लाई होगा, तो क्या होगा ये वाला पूरा पोर्शन हमारा क्या 0 हो जाएगा, और फिर बचेगा हमारे पास क्या ओनली 1 bx प्लस c बराबर 0। तब ये क्या है, ये हमारा द्विघात समीकरण नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा रैखिक समीकरण। क्या हो जाएगा रैखिक समीकरण। बताओ आया समझ में? यानी जो द्विघात समीकरण है इसमें a का मान 0 नहीं हो सकता। तुम्हें बताया भी जाता है कि a नॉट इक्वल टू 0, क्या a नॉट इक्वल टू 0 अर्थात a 0 नहीं होगा और कुछ भी हो सकता है, यानी ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा a राइट। आया समझ में? लो स्क्रीनशॉट तुरंत झन्ने से भाई। और उसके बाद में एक बात हम बता दे रहे हैं, आप ये समझो कि ये सारे के सारे क्वेश्चन क्या है कि इंपॉर्टेंट है, ये सारे के सारे क्वेश्चन पिछले वर्ष आ चुके हैं भाई, है ना। तो आप सभी लोग एक प्यारा सा नोट्स बना लोगे और स्क्रीनशॉट इनका लेते रहो। उसके बाद में आप क्लास को पूरी तरीके से समझते रहो। आपको ट्राई करना है क्वेश्चनों को नोट करके स्वयं सॉल्व करने का। अगर आप स्वयं सॉल्व करते हो ना तो आपको पता चलेगा कि आखिर हमने सीखा कितना है ना। क्योंकि आप समझो टीचर केवल आपको सिखा सकता है बस, मगर सीखना आपको ही पड़ेगा, है ना। आया समझ में? सो भाई प्लीज रिक्वेस्ट कर रहे हैं, शेयर कर दो ना इस क्लास को, कितना हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं ना, तो शेयर कर दो। और उसके बाद में देखो क्या है 13वां नंबर क्या है, निम्न में से कौन सी समकोण त्रिभुज की भुजाएं हो सकती हैं। आया समझ में? मतलब ये हमें क्या दिया गया है, समकोण त्रिभुज की भुजाएं हो सकती हैं। अब इनसे बताना कि कौन सा हो सकता है कौन सा नहीं हो सकता, तब आप समझो
आपने क्या किया, आपने भाई पढ़ा है क्या चैप्टर नंबर जो हमारा क्या है मतलब 8वां है ना, 8वां जो है चैप्टर नंबर 8वां, उसमें त्रिकोणमिति में आपने पढ़ा कि क्या है समकोण त्रिभुज में क्या होता है, समकोण त्रिभुज में क्या होता है, जो हमारा लंब होता है, क्या लंब जो होता है ना, लंब जो होता है और जो आधार होता है, क्या आधार होता है, मान चलो यहाँ पर थीटा बनेगी, आधार हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा और ये हमारा क्या बनने वाला है, कर्ण होगा, है ना। आया समझ में। तो हमारा जो होता है क्या, जो कर्ण का स्क्वायर होता है वो बराबर होता है किसके, आधार के स्क्वायर के और बल प्लस में क्या हमारा लंब के स्क्वायर के। ओके, ये कॉन्सेप्ट आपने पढ़ रखा है ना। अब आप समझो एक बात और बताया गया है कि जो कर्ण होती है ना वो क्या होती है, सबसे बड़ी भुजा होती है, क्या सबसे बड़ी भुजा होती है। तो अब समझो क्या कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगने वाला है, तो यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट लगने वाला है कि जो सबसे बड़ी संख्या है, जो सबसे बड़ी संख्या है, अगर उसका स्क्वायर दोनों छोटी वाली संख्याओं के स्क्वायर के योग के बराबर हो तब तो हमारा क्या होगा, समकोण त्रिभुज की भुजा बनेगी, और नहीं तो नहीं बनने वाला है। आया समझ में, सिंपल सी बात। ओके, अब चलो हम ट्राई करते हैं। तो पहले पर चेक करें, तो पहला हमारा क्या दे रखा है, ए वाला हमें क्या रखा है 5, 12 और 16 है ना। तो बड़ी क्या है हमारी 16 है, अर्थात 12 और 5 का जो स्क्वायर होगा उसका योग करेंगे तो 16 के स्क्वायर के बराबर आएगा, है ना। तो चलो कर लेते, तो क्या हो जाएगा हमारा, समझो 5 बचे क्या होगा, 5 बचे क्या आ जाएगा हमारा 25, और उसके बाद में 12 बराबर हमारा क्या होता है 144। अब इसका क्या करो, योग करो तो क्या हो जाएगा 16 छक्का 96, 96 क्या हो जाएगा हमारा 6, और हासिल आ जाएंगे हमारे क्या 9, और 16 कम 16, 16 9 क्या हो जाएगा 25, है ना, यानी 256। अब समझो क्या होगा, ये बराबर नहीं होगा, क्यों, क्योंकि आप ऐड करके देख सकते हो 5 4 9 नहीं बराबर होगा, है ना, नहीं बराबर होगा, ये बराबर नहीं होने वाला। ओके, उसके बाद में बी वाला चेक करते हैं। बी वाला क्या दे रखा है इन्होंने 7, 24 क्या होता है 25, है ना, ये तो हो जाए क्योंकि ये तो होता ही, हम लोग इतना पढ़ के जान चुके हैं ना। समझो क्या हो जाएगा 7 7 49 और 24 24 24 सामा क्या होता है हमारा, तो होता है वो 500 क्या 76, है ना, और प्लस इसका स्क्वायर इसका कितना हो जाता है, तो इसका आ जाता है 25 25 सामा क्या 625। आप ऐड करोगे तो यहाँ से भी क्या आएगा हमारा 625 आने वाला है। सो आप देख सकते हो क्या है हमारा, क्या हो गया है, इक्वल हो गया है, इक्वल हो गया है। तो क्या हो जाएगा, यही वाला क्या हो जाएगा हमारा राइट हो जाएगा, 7 24 25 क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। अगर आपको नहीं है सबर तो आगे भी चेक कर सकते हो, देख लो 4 चौक 16, 16 कभी भी नहीं होगा क्या 3 त्रिका 9 और 3 त्रिका 9 के स्क्वायर, है ना, क्योंकि 3 त्रिका 9 और 3 त्रिका 9 9 दूनी क्या होता है 18 होता है, मगर यहाँ पर तो केवल 16 बनेगा ना, अर्थात ये भी नहीं आएगा। यहाँ पे बात करें समझो 9 9 क्या होता है 81 होता है, और ये क्या होता है 6 6 36 और 7 7 49, और 36 और 49 जोड़ने पे 81 थोड़ी आएगा। आया समझ में। तो क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी राइट हो जाने वाला है। ले लो आप इसका स्क्रीनशॉट, और यही कॉन्सेप्ट लगाकर आप क्या करोगे, इससे रिलेटेड हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड। आया समझ में, लो स्क्रीनशॉट। और उसके बाद में क्या दिया गया हमारा 14वां नंबर, 14वां नंबर क्या है भाई, 14वां नंबर क्या दिया गया, बिंदु ए जो है क्या हमारा 0,6 है और बी क्या है 0,2 है, के बीच की दूरी ज्ञात करनी। ओके ठीक है ना। समझो ये हमें क्या दिया गया है, ये हमें क्या दिया गया है, बिंदु ए दिया गया जो कि क्या है 0,6 है ना। उसके बाद में दूसरा बिंदु दिया गया है बी दिया गया है जो कि क्या है हमारा 0, कितना है 2। ओके, क्या है 0,2 है, इसके बीच की दूरी ज्ञात करनी है, डी का मान क्या होगा। अभी हमने बताया जो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र होता है वो क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का क्या होल स्क्वायर। ये आपका क्या है x1, ये क्या है आपका y1, ये क्या है आपका x2 और ये क्या है आपका y2, है ना। आप रख दो और सॉल्व कर लो, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। सो डी बराबर क्या आ जाएगा, समझो x2 क्या है हमारा 0 है, और x1 भी हमारा क्या है 0 का क्या होल स्क्वायर, है ना, प्लस क्या y2 क्या है हमारा 2 है, और y1 क्या है हमारा, तो माइनस से क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। ओके, ऐसा समझ में क्या होल स्क्वायर, है ना। अब आप समझो 0 में से 0 जाएगा, 0 कोई मतलब कुछ भी नहीं होगा, तो इसका कॉन्सेप्ट ही छोड़ दो। उसके बाद में आप समझो क्या होगा, अंडर रूट लेंगे, क्या होगा 2 में से माइनस का 6 होगा तो क्या आएगा, माइनस का 4 का क्या हमारा हो जाएगा होल स्क्वायर। अब आप समझो क्या होगा, अगर इसकी बात करेंगे तो क्या होगा, डी बराबर हमारा क्या हो जाएगा, -4 का स्क्वायर क्या होता है हमारा 16 होता है ना, और 16 का जो रूट होता है वो क्या होता है हमारा, 16 का जो रूट होता है वो क्या होता है हमारा 4 होता है। वैसे होता तो है क्या हमारा +-4 होता है ना, वैसे होता है हमारा क्या +-4, बट आप ये समझो इन्होंने क्या बोली है, दूरी बोली है, और दूरी कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती, इसलिए केवल क्या होगा यहाँ पर जो डी का मान आएगा, जो दूरी आएगी वो क्या आने वाली 4 ही आने वाली है, अर्थात जो ऑप्शन नंबर हमारा क्या सी है वो क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। बताओ आया समझ में, लो तुरंत स्क्रीनशॉट आएगा यहाँ से +-4, बट माइनस यानी ऋणात्मक मान, दूरी कभी ऋणात्मक होती नहीं, हमेशा पॉजिटिव होती, इसलिए क्या आएगा यहाँ पर प्लस का 4 आएगा। आया समझ में, लो स्क्रीनशॉट। और उसके बाद में 15वां देखो, 15वें में क्या इन्होंने बताया भाई कि यदि किसी एपी का समान पद क्या है 3n+5 इक्वल टू, हाँ मतलब है, तो क्या करना है इसका सारवांतर ज्ञात करना। ओके ठीक है, मतलब सामान्य पद का मतलब समझो जनरल फॉर्मेट यानी कि जनरल फॉर्मेट का मतलब क्या हुआ an, है ना। an जो है an जो है वो क्या हमारा क्या है 3n प्लस में 5 के बराबर, क्या an जो है वो 3n प्लस 5 के बराबर। इसका मतलब क्या हुआ, n का मान क्या करोगे, n का मान आप जो रखोगे आपको इस एपी का वो वाला पद मिल जाए। तो इन्होंने क्या बताया भाई सारवांतर ज्ञात करो। सारवांतर हम कैसे ज्ञात करते हैं, तो दूसरा पद माइनस पहला पद, है ना, कोई भी दो पद ले लो, एपी का कोई भी दो पद चूज करो, उसमें जो दूसरा होगा दूसरे में से क्या करो पहले को आप घटा दो, आपको क्या मिल जाएगा सारवांतर मिल जाने वाला है, समझ में। सो क्या करेंगे हम, अगर यहाँ पर क्या निकालने a1 निकालने, a1 का मतलब n बराबर 1 रखो, तो n बराबर जब 1 रखोगे तो क्या हो जाएगा हमारा n इंटू n, मतलब 3n के स्थान पर 1 रखोगे, प्लस से क्या हो जाएगा 5, तो 3 कम 3 और 5 3 8, है ना, यानी a1 बराबर क्या जाएगा 8 हो जाएगा। और a2 क्या हो जाएगा, मतलब n के स्थान पर 2 रखो तो 3 इंटू में क्या आएगा हमारा 2 और प्लस में क्या आ जाएगा 5, तो 3 दूनी 6 और 6 5 11, है ना, यानी a2 और a1 हमने निकाल लिया। अब a2 माइनस a1 कर दे, बस सारवांतर हमारा क्या हो जाएगा मिल जाएगा, यानी d बराबर क्या हो जाएगा हमारा a2 माइनस a1 यानी d बराबर क्या हो जाएगा हमारा 8, क्या मतलब 11 11 11 माइनस 8 11 माइनस 8, तो यहाँ से बराबर क्या हो जाएगा हमारा, क्या आ जाएगा हमारा 3 आ जाने वाला है, क्या आ जाने वाला 3, क्योंकि 8 3 क्या होता है 11 होता है, एकदम सिंपल सी बात है ना, इतना तो आप लोग जानते ही हो।
समझो, अर्थात जो हमारा ऑप्शन नंबर क्या है, सी है, वो राइट हो जाएगा, है ना। सार्वधातुक कितना बनेगा हमारा, 3 बनेगा। बताओ आया समझ में? लो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट आप, लो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट भाई आप, है ना। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा है क्या कि 13 क्या 13,915 है ना, 13,915 का आभाज्य गुणनखंड होगा, क्या होगा इसमें हमें चेक करना है। तब एक बात आप समझो कि आप कैसे सॉल्व करोगे। पहला नंबर तो आपको क्या करना है कि ऑप्शन में क्या दे रखा है, 5 11 13 दे रखा है ना, और क्या दे रखा है, 23 दे रखा है ना। 5 11 13 और 23 दे रखा है, तो हम लोग क्या करेंगे, ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही क्या करेंगे, इसको विभाजित करेंगे, है ना। ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही संख्या को काटेंगे, और नहीं तो अगर आप सोचो अपना माइंड अगर लगाने की कोशिश करोगे तो फिर आपको ये क्वेश्चन बहुत लंबा हो जाएगा, समझ में। तो समझो कैसे इसका सोल्यूशन करेंगे, है ना। क्या राइट हो सकता है उसके बाद उसके बारे में बात किया जाए, तो आप समझिए, है ना। हमको क्या दे रखा है, हमको क्या दे रखा है, तो हमको 13,000 क्या क्या दे रखा है, 13,915 दे रखा है ना, 13,915 दे रखा है। ओके, तो अब समझो क्या है, सबसे पहले 5 की बात की गई ना, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले 5 से काटते हैं, तो क्या हो जाएगा, समझो 5 दूना क्या हो जाएगा 10, 3 बचेगा 39 हो जाएगा, और 5 सते 35, 5 सते 35 कितना बचेगा हमारा जाकर 4 41 हो जाएगा, 5 अठे 40, है ना, एक बचेगा, और क्या हो जाएगा 5 त्याई 15। ओके ठीक है, इसके बाद में क्या है, इसके बाद में 11 दिया गया है ना। चलो अब 11 से हम लोग क्या करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, अब 11 से चेक करते हैं, 11 से काटो तो क्या हो जाएगा, 11 दूना 22, कितना बचा जाकर हमारा 5 बचा जाकर, है ना, 58 हो जाएगा, 11 पचे 55, 3 बचा जाकर ना, 11 त्याई 33। ओके, उसके बाद फिर 11 इन्होंने दिया है, तो चलो फिर से 11 ट्राई कर लेते हैं, क्या पता कट ही जाए। 11 से तो 11 दूना क्या हो जाएगा हमारा 22, है ना, 11 दूना क्या हो जाएगा 22, और उसके बाद में 11 दूना 22 हो जाएगा, कितना बचा जाकर हमारा 3 बचा, तो 11 त्याई 33। उसके बाद में ये क्या है 23 अभाज्य खंड संख्या है, तो क्या हो जाएगा ये हमारा 23 से ही कटने वाला, यानी 23 से कम क्या हो जाएगा 23, अर्थात हमारा जो अभाज्य गुणनखंड बनेगा वो क्या बनेगा, वो 5 गुणे 11 गुणे 11 गुणे 13, है ना, 5 गुणे 11 गुणे 11 गुणे 23 है। ओके, है ना, यानी कि ये जो हमारा क्या है, ऑप्शन नंबर क्या सी है, यही क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। 5 इंटू 11 का स्क्वायर इंटू में क्या 23। बताओ आए समझ में? ऐसे आप क्या करोगे, ऐसे आप क्या करोगे, अगर इस कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन आते तो ऐसे आप सॉल्व करोगे। ओके, आया समझ में? ले लो आप भाई इसका स्क्रीनशॉट, और उसके बाद में समझो 17वां क्या है, तो 17वां ने बताया कि यदि बहुपद क्या हमारा है 9x स्क्वायर माइनस के एक्स माइनस 5 का क्या जो मूल है वो 2 है, तो हमें बताना कि के का मान क्या होगा। तो आप समझो, अभी हमने तुम्हें बताया कि अगर मान लो समीकरण का मूल तुम्हें दिया गया है, तब अगर तुम क्या करोगे, समीकरण का मूल का मतलब एक्स का मान, तो एक्स का मान अगर आप क्या करोगे उस समीकरण में रखोगे तो क्या होगा 0 के बराबर हो जाएगा। सिंपल सी बात है, आया समझ में? तो क्या है कि यह हमारा बहुपद है, चाहे वो हो हमारा समीकरण हो या बहुपद हो, जो समीकरण हो या हमारा बहुपद हो, है ना। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर मूल नहीं है, यहाँ पर शून्य का आएगा। क्यों? क्योंकि भाई बहुपद में हमारा शून्य होता है ना, क्या है यहाँ पर शून्य का आएगा, क्या आएगा शून्य। ओके, आया समझ में? तो बताया कि भाई अगर इस बहुपद का शून्य 2 है तो के का मान बताओ, तो सिंपल सी बात ये क्या हो जाएगा 0 के बराबर हो जाएगा। यानी क्या करते हैं, यानी क्या करते हैं कि हम क्या ले लेते हैं 9x स्क्वायर, है ना, और माइनस क्या के, और माइनस क्या हो जाएगा 5। अगर हम इसमें क्या करेंगे एक्स का मान रखेंगे तो ये 0 के बराबर हो जाएगा। चलो रख लेते हैं, क्या हो जाएगा यहाँ समझो 2 रखेंगे तो 2 दूना 4, और 4 नवाई क्या हो जाएगा हमारा 36, है ना, 2 दूना 4, 4 नवाई क्या हो जाएगा 36। ओके ठीक है, और माइनस से क्या हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा 2k, है ना, ये तो बनेगा हमारा, ठीक है 2k बनेगा, और उसके बाद में क्या बनेगा माइनस का 5, और बराबर क्या बन जाने वाला हमारा 0 बन जाने वाला। ओके, अब समझो इस 2k को क्या करो उस साइड भेज दो, क्या हो जाएगा हमारा 2k इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 36 में से 5 जाएगा तो क्या आएगा हमारा 31 आएगा, यानी के बराबर क्या आ जाएगा हमारा 31 बटे क्या 2 हो जाएगा। बताओ आया समझ में? इन्होंने बताया के का मान क्या होगा, तो समझो 9 3 12 दे रखा है, मगर यहाँ पर क्या 31 बटे 2 आया है, यानी कि हमारा क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं होगा। बताओ आया समझ में? क्या होगा, इनमें से कोई नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाने वाला। ओके, उसके बाद में आप देखो क्या हमारा ऑप्शन नंबर मतलब क्वेश्चन नंबर 18 क्या दिया गया है, यदि sin a इक्वल टू 1/2 तो cot a का मान क्या होगा, है ना। तब आप समझिए cot a का मान क्या होगा। तो इसका एकदम सिंपल सा हम तुम्हें मतलब कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट, एक तो बड़ा मतलब लंबा है और एकदम एक सिंपल सा है, तो सिंपल वाला देख लो, है ना। तो क्या इन्होंने क्या दे रखा है cos मतलब sin a, है ना, साधारण वाला आप देख लो, और एक तो बहुत मतलब थोड़ा टफ वाला, है ना। तो क्या है sin a बराबर क्या दे रखा है इन्होंने 1/2 दे रखा है। अब आप बताओ ये 1/2 जो है वो साइन के किस अंश का मान है, तो 30 अंश का मान है ना, क्या है 30 अंश का मान है ना, अर्थात क्या हो जाएगा ये क्या हो जाएगा हमारा साइन ए जो होगा वो बराबर हो जाएगा किसके साइन 30 के। क्यों? क्योंकि ये 30 अंश का मान है, तो साइन से साइन क्या होगा रिड्यूस हो जाएगा, और ए बराबर हमारा क्या आ जाएगा 30 आ जाएगा, है ना। यानी जो एंगल का मान आ गया वो 30 आ गया। अब हमें क्या निकालना है कॉट ए निकालना है ना, तो कॉट ए निकालना है, तो कॉट ए का मतलब क्या हुआ, कॉट ए का मतलब क्या हुआ कॉट 30 से ही तो हुआ, क्या होगा कॉट 30 से ही तो होगा। कॉट ए का मतलब क्या कॉट 30, क्यों? क्योंकि ए जो है वो 30 के बराबर है, और ये जो कॉट 30 होता है ना ये क्या होता है, ये हमारा होता है √3। क्या होता है √3? क्यों? क्योंकि जो हमारा tan 60 का मान होता है वही कॉट क्या होता है 30 का मान होता है, और tan 60 का मान क्या होता है √3 होता है। अभी इससे पहले हमने थोड़ी देर तुम्हें बताया था, है ना। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर हमारा √3 है वो क्या हो जाएगा राइट हो जाने वाला है, ऑप्शन नंबर 8। बताओ आया समझ में? आया समझ में, है ना। ये 60 का मान है और ये क्या है हमारा 30 का मान है। ओके, आ गया समझ में। और ये जो है ये हमारा क्या है साइन, ये जो है हमारा साइन 60 का मान है, और ये क्या है हमारा कॉट 45 का, है ना। उसके बाद में आप देखो 19वां नंबर क्या इन्होंने बताया है कि भाई हमारे पास क्या है एक 15 मीटर लंबी क्या है सीढ़ी है ना, एक सीढ़ी एक ऊर्ध्वाधर के ठीक ऊपर, है ना, 15 मीटर लंबी सीढ़ी एक ऊर्ध्वाधर के ठीक ऊपर सिरे पर पहुंच जाती है, ऊर्ध्वाधर के, अच्छा ठीक है, ऊर्ध्वाधर के एक ठीक ऊपर सिरे पर पहुंच जाती है। यदि सीढ़ी इस समय भूमि से 60 अंश का कोण बनाती है तो दीवार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ओके ठीक है, ऊर्ध्वाधर दीवार है ना, क्या है हमारे यहाँ पर थोड़ा मिसप्रिंट है, क्या हो जाएगा 15 मीटर लंबी एक सीढ़ी सीढ़ी एक सीढ़ी है, एक एक ऊर्ध्वाधर ऊर्ध्वाधर दीवार, है ना। यहाँ पर क्या आएगा दीवार आएगा, क्या आएगा एक ऊर्ध्वाधर
दीवार। ओके, क्या होगा? एक ऊर्ध्वाधर ऊर्ध्वाधर दीवार के ठीक ऊपरी सिरे। ओके ठीक है, हम समझो क्या कह रहे हैं। मतलब क्या है कि एक हमारे पास क्या है, ऊर्ध्वाधर दीवार है, ऐसे मतलब एक क्या है, खड़ी हुई दीवार है और उसके बाद में एक सीढ़ी हमने लगाई जो कि क्या है, 15 मीटर लंबी है, जो कि क्या है, 15 मीटर लंबी है और ये 15 मीटर लंबी जो सीढ़ी है ना, वो इस दीवार के क्या होती है, दीवार के क्या होती है, ऊपरी सिरे पर पहुंच जाती है, यानी ये उस ऊपर वाले सिरे पर क्या होती है, पहुंच जाती है। तब यहाँ पे क्या होगा हमारा 90 एंगल बनने वाला, एकदम सिंपल सी बात है ना। यहाँ पर क्या होगा हमारा 90 एंगल बनेगा। उसके बाद में क्या कहा कि अगर भूमि में से 60 अंश का कोण बन रहा है, यानी यहाँ पर क्या बन रहा है हमारा 60 अंश का, है ना। यहाँ पर अगर हमारा क्या बन रहा है, 60 अंश का क्या बन रहा है, हमारा इंकोण बन रहा है। तो बताना है कि इस दीवार की हमारी क्या होगी, ऊंचाई क्या होगी, है ना। इस दीवार की ऊंचाई क्या होगी, आया समझ में। तो मान जो हमने क्या मान लिया, इसे क्या मान लिया, एच मान लिया, इसकी ऊंचाई एच मान लिया और हमें क्या पता है, कर्ण पता है। समझो ये समकोण त्रिभुज बन रहा है ना, तो आधार लंब और कर्ण, तो कर्ण हमें पता है और क्या है, लंब हमें ज्ञात करना है। तो कर्ण और लंब किसका संबंध होता है, साइन वाला होता है ना। तो साइन आप लगा दो, तो क्या लिखोगे, क्या लिखोगे, क्योंकि जो हमारा साइन थीटा होता है वो क्या होता है, हमारा लंब बटा कर्ण होता है ना। तो साइन थीटा, थीटा क्या है हमारा 60 अंश है और लंब, लंब यानी एच और कर्ण यानी क्या हो जाएगा हमारा 15 हो जाने वाला है। अब आप समझो साइन 60 क्या होता है, वो होता है हमारा अंडर रूट 3/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच अपान में क्या हो जाएगा हमारा 15। तो आप समझो ये क्या है, डिवाइड में दूसरी साइड जाए तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाइंग हो जाएगा, यानी जो एच हो जाएगा वो क्या हो जाएगा हमारा 15, क्या 15 अंडर रूट 3 बटे में क्या 2। बताओ एच का मान क्या आ जाएगा, यानी इस जो दीवार की लंबाई है वो क्या हो जाएगी 15, 15 अंडर रूट 3 बटे में 2। कौन सा ऑप्शन राइट है, डी वाला। क्या डी वाला ऑप्शन हमारा क्या है, राइट है, 15 अंडर रूट 3 बटे में 2। आया समझ में, आया इतना समझ में ना। ओके ठीक है। उसके बाद में 20वां देखो, 20वां और एमसीक्यू का लास्ट, इसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, थ्योरेटिकल क्वेश्चन पर चलेंगे। आया समझ में। सो भाई आप छोड़कर क्लास को नहीं जाइएगा, आप देख सकते हो हमारे जैसा और कोई आपको हर एक क्वेश्चन एक्सप्लेन नहीं कर सकता, ये आप समझ लीजिए, है ना। सो 20वां वाला देखेंगे, उसके बाद में थ्योरेटिकल पर चलेंगे ना। तो 20वां वाला क्या बताया है, दिए गए चित्र में क्या थीटा का मान होगा। ओके ठीक है, दिए गए चित्र में थीटा का क्या मान होगा ये हमें बताना है ना। तो समझो चित्र हमें ये दिया गया, क्या दिया गया है, थीटा दिया गया है, थीटा यहां से बन रहा है। तो थीटा के सामने वाली जो भुजा होती है वो क्या होती है, हमारी लंब होती है और 90 अंश के सामने वाली क्या होती है, कर्ण होती है। आया समझ में। यानी हमें क्या यहाँ पर लंब और कर्ण दे रखा है, लंब और कर्ण दे रखा है और थीटा का मान पूछा है। तो लंब और कर्ण दे रखा है, तो लंब और कर्ण किसका संबंध होता है, साइन का होता है, यानी साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण। सिंपल सी बात है ना। तो साइन थीटा, लंब का मान क्या है, लंब, लंब यानी क्या हो जाएगा हमारा, ये आधार वो लंब यानी 25 क्या होगा 25, कर्ण यानी क्या हो जाएगा हमारा 50 हो जाएगा, है ना। तो 25 कम 25, 25 दूना 50, यानी यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा साइन थीटा बराबर 1/2। अब ये जो 1/2 है ना, ये किसका है, तो ये हमारा साइन 30 का मान, सो 30 से 30 क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा और यहाँ पर थीटा का मान क्या आ जाएगा हमारा 30 आ जाने वाला, एकदम सिंपल सी बात है ना। सो क्या होगा हमारा, क्या होगा, जो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, ए है, वो राइट हो जाएगा। बताओ आया समझ में, आया समझ में। तो ये थे भाई हमारे इस मॉडल पेपर के 20 एमसीक्यू। आया समझ में, 20 हमने एमसीक्यू कराया है। अगर आप इस तरीके से पूरा पूरा सॉल्व करते हो, एकदम परफेक्ट टिक लगाते हो, तो आपको क्या होगा 20 का 20 मार्क्स मिल जाने वाला है। आया समझ में। सो एक बात ये समझो कि हमने, आप ये समझो अगर अन्य प्लेटफॉर्म पर जाओगे तो क्या होगा, आपको क्या होगा, डायरेक्ट टिक लगवाया जाएगा, इसका ये होगा, इसका ये होगा, इसका ये होगा। कैसे होगा ये नहीं बताया जाएगा, लेकिन आप समझ सकते हो हमने हर एक क्वेश्चन का आंसर आपको निकाल कर दिखाया है। सो भाई हम जो करते हैं वो बेस्ट करते हैं और बच्चों के हित के लिए करते हैं, तो प्लीज हमारा सपोर्ट बनता है। आप समझ सकते हो अगर हम अभी इतना तुम्हारे लिए कर रहे हैं, तो आप हमारा सपोर्ट करोगे तो हम कितना और तुम्हारे लिए करेंगे, है ना। सो भाई आशा करता हूं कि आप हमारी मेहनत समझ सकते हो और आप हमारा सपोर्ट करना स्टार्ट करोगे। सो प्लीज शेयर कर दीजिए इस सेशन को, क्योंकि अभी तो मेन वाला हमारा बाकी ही है। हमने क्या अभी तो केवल एमसीक्यू ही किया है ना। ओके, सो क्या करो, इनका स्क्रीनशॉट लो और उसके बाद में अब चला जा रहा है क्या सागर की असली गहराई में और बेस्ट थ्योरेटिकल क्वेश्चनों को अब सॉल्व करेंगे। आया समझ में। सो इसका स्क्रीनशॉट लो और उसके बाद में क्या करेंगे, हम नेक्स्ट क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। ले लो इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से भाई आप।